हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के प्रश्नावली 2.2 के आगे के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक ये जो 5 है इनके प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 5 के अंदर 3 प्रश्न है ना। इन तीनों प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये सारे प्रश्न सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न है ना। तो जो 5वां का पहला प्रश्न है इसको हम लिखते हैं 10 की घात -1 1/7 प्लस 2 10 की घात 1 और 1/3 और इसके बराबर 4π/4 हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, मतलब ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं 10 की घात -1 1/7 फिर प्लस 2 10 की घात -1 1/3। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखते हैं तो इसके आगे में कुछ भी संख्या गुणा में नहीं है, लेकिन इसमें गुणा में है। तो क्या करेंगे, ये वाला जो है ना इसको अलग से पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें अब 2 10 की घात -1 1/3 है ना। इसको अलग कर लेते हैं। तो अलग से क्या कर रहे हैं, अलग करने के बाद इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो मैंने अलग किया है ये एक सूत्र बनाता है। ठीक है, सूत्र बनाता है। किसका सूत्र बनाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2 10 की घात -1 x का सूत्र बनाता है। तो ये जो है ना, ये पूरा फॉर्म किसके रूप में लिखा हुआ है, x के रूप में लिखा हुआ है। मतलब ये जो 1/3 है ये x के जगह में, बाकी दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, अगर मैं इसे आगे और ले जाऊं तो ये सूत्र के रूप में किस तरीके से बदलेगा, तो सूत्र को भी देख लो। तो देखो, ये 10 की घात -1 2x फिर 1 x। ठीक है, इस तरीके से ये बदल जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से सूत्र में बदलेगा। तो ये जो फॉर्म है ये पूरा बदल के किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 10 की घात -1 फिर 2 और x के जगह में क्या आएगा, देखो मैंने अभी बताया ना, ये x के जगह में आया है। देखो ये दोनों x है समझो। तो x के जगह में मैं क्या रखूंगा, 1/3 रखूंगा। तो 1/3 मैंने x की जगह में रखा, फिर -1 फिर 1/3 और इस पूरे का वर्ग, बड़ा कोष्टक यहाँ पे लगा देते हैं। पेन नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। आगे इसको हल करेंगे तो 10 की घात -1 ये हो जाएगा 2/3 और नीचे वाला देखो ये 1 है और ये हो जाएगा 1 और ये 9 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वर्ग है। तो 1/9 इस तरीके से। आगे जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 2/3 और ये देखो, ये तब तक के घट नहीं सकता जब तक के नीचे का हर बराबर ना हो। तो हर बराबर करने का तरीका सबको पता है ना। आप लोग 12वीं कक्षा में, तो मुझे ज़्यादा डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है। चलो 9 एकम 9 ये हो गया, फिर -1 फिर ये 9 एकम 9। इस तरीके से हमने हर को बराबर कर लिया और हमारा लघुत्तम आया 9। टेन की घात -1। अब यहाँ पे देखो, ऊपर में क्या है, 2 है और नीचे में 3 है। ठीक है, इस तरीके से इसे लिख लेंगे। फिर 9 में 1 घटाएंगे तो 8 और फिर 9 इस तरीके से। 10 की घात -1। अब देखो, पहला और चौथे का गुणा, मतलब 2 का गुणा 9 के साथ और दूसरा और तीसरे गुणा 3 का गुणा 8 के साथ, इस तरीके से करेंगे। फिर 10 की घात -1 लिखेंगे। फिर जो कट उसको कटा दो, 2 एकम 2 एक बार में, 2 तिया सॉरी 2 तिया नहीं, 2 चौके है ना, 2 चौके और 3 एकम और ये 3 तिया कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 बच रहा है और यहाँ पे 4 बचा, 4 एकम 4 बच रहा है। तो 10 की घात -1 3 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 3/4 आ गया।
तो इसे मैं, ये जो 3/4 आया है, ठीक है, ये जो आया है 10 की घात माइनस 1 3/4, इसे मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 इसे नाम दे दो। अब समीकरण 1 में 2 10 की घात माइनस 1 1/3 के जगह में क्या रखूंगा, ये वाला मान रखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा हल है, देखो 2 10 की घात माइनस 1 1/3 का ही ये पूरा हल है। ठीक है, तो कहाँ पे रखूंगा पता चल गया, समीकरण 1 में। लिख लो, समीकरण 1 में 2 10 की घात माइनस 1 1/3 के स्थान पर 10 की घात माइनस 1 3/4 रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो यहाँ पे आप पूरा लिख लेते हैं। 10 की घात माइनस 1 1/7 फिर प्लस 10 की घात माइनस 1 3/4। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये भी एक सूत्र बना रहा है। कौन सा सूत्र बना रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 10 की घात माइनस 1 ए, ये पूरा ए बन गया, और ये 10 की घात माइनस 1 ये पूरा क्या बन जाएगा, बी। यही वाला सूत्र बना रहा है। अगर इस सूत्र को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किस तरीके से होगा, तो देखो 10 की घात माइनस 1 ए, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस फिर बी, फिर 1 माइनस ए प्लस बी, ये वाला सूत्र ये बना रहा है। ठीक है, तो ए के जगह में हम क्या रखेंगे 1/7, और बी के जगह में हम क्या रखेंगे 3/4 रखेंगे। किसमें, इस सूत्र में। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा फॉर्म है ये इस सूत्र बना रहा है। ठीक है, अब आगे हल करो, यहाँ पे चुकी लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सूत्र है इसका यूज कर रहे हैं। तो 10 की घात माइनस 1 1/7 प्लस 3/4, फिर 1 माइनस 1/7 गुणित 3/4। आगे हल करते हैं इसको, तो 10 की घात माइनस 1, देखो दोनों में हर जो है वो पहले देखना है हमें। तो हर यहाँ पे बराबर है क्या, नहीं है, तो हर बराबर नहीं, लघुत्तम क्या होगा 7 14 7 गए 7 चौक 28, तो 28 इसका लघुत्तम आ गया। 4 एकम 4 यहाँ पे गुड़ा, और 7 का गुड़ा 3 के साथ होगा, तो 7 का कितना हो गया 21 हो गया। सेम यहाँ भी देखो, ये कितना होगा 28, और यहाँ भी हर बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो दोनों का हर बराबर होना चाहिए तभी ये घट सकता है ना। तो जोड़ना और घटाने में यही नियम लागू होता है। तो बराबर नहीं, तो पहले इन दोनों को गुणा करो, 7 चौक 28 28 एकम 28। ठीक है, ये 28 एकम 28, और इसका जो लघुत्तम है देखो 7 चौक 28 एकम 28, मतलब 28 ही इसका लघुत्तम आ रहा है यहाँ पे। फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, तो 1 गुणा 1 एकम 1 1 तिया 3 3 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से 10 की घात माइनस 1, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 25, फिर 28, फिर ये घटाएंगे तो 25, और फिर 28। देखो पूरा मान क्या हुआ, रिपीट हो रहा है ना। तो पहले चौथे गुणा दूसरा तीसरे का, तो भैया पहला और तीसरा कट जाएगा और दूसरा और चौथा कट जाएगा, तो पूरा कटने के बाद कितना आएगा 1 आएगा ना। तो 10 की घात माइनस 1 बराबर कितना प्राप्त हुआ 1। और ये जो 1 जो होता है वो त्रिकोणमिति सारणी में कितने अंश में होता है, 45 अंश में होता है ना, 45 अंश। तो 45 अंश को हम कैसे लिखते हैं, 45 अंश को π/4 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 45 अंश को कैसे लिखते हैं, π/4 के रूप में। अगर आप लोगों को ये π/4 कैसे आया नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो पाई का मान होता है 180 अंश होता है, तो हम हमेशा 180 अंश से 180 अंश को भाग करेंगे जितने अंश में ये जो मान 1 होता है उतने से। तो ये मुझे पता है कि 45 अंश में होता है, तो मैं यहाँ पे 45 अंश से इसको भाग कर दूंगा। तो 45 एकम और ये 45 चौके 4 बार में कट गया। ठीक है, ये पूरा क्या होता है पाई होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा पाई, और कितने बार में गया 4, तो यहाँ पे 4। तो ये जो π/4 कैसे आया समझ में आ गया। ठीक है, π/4 कैसे आया समझ में आया ना, यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। ठीक, तो राइट हैंड साइड मैंने सिद्ध करके आप लोगों को दिखा दिया कि प्रश्न किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, सेकंड प्रश्न, 5वां का दूसरा प्रश्न। ठीक है, 5वां का दूसरा देखने वाले हैं। 5वां का दूसरा प्रश्न यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 2 10 की घात माइनस 1 1/5, फिर
10 की घात माइनस 1 1/8 इसके बराबर आपको सिद्ध करके लाना है 10 की घात माइनस 1 4/7 सिद्ध करके लाना है। तो ये जो प्रश्न है सेम टू सेम पहला जैसा बनेगा, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। आप लोग इसे खुद बना के देखना, ठीक है, क्योंकि मैंने बना दिया है 5वां का पहला प्रश्न, और 5वां का पहला प्रश्न मैंने जैसे बनाया वैसे ही सेम टू सेम ये प्रश्न भी बनेगा। आपको क्या करना है, इसको लेके चलना है ना, इसको लेके चलना है पहले, फिर जो भी मान आएगा उसको यहीं पे रखोगे, फिर इन दोनों के लिए दूसरा सूत्र लगाओगे, फिर अंतिम में जैसे ये आया ना यहीं पे ये कट गया, इसलिए यहाँ पे हमें π/4 प्राप्त हुआ। जब नहीं कटेगा तो इस तरीके का मान प्राप्त होगा। तो यही जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? चलो अगला देखो, तीसरा प्रश्न, 5वां का तीसरा प्रश्न। पांचवा तीसरा प्रश्न है cos -1 ये रहा 12/13 प्लस sin -1 3/5 और फिर sin -1 56/65। ठीक है, ये प्रश्न है। यहाँ भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं, cos की घात -1 12/13 प्लस साइन की घात -1 3/5। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब cos को पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो cos को ले लो, cos की घात -1 12/13 इसके बराबर कुछ मान लेते हैं। देखो जब भी हल करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे इसे, तो इसके बराबर मैं यहाँ पे a मान लेता हूँ इसे। ठीक है, a मानेंगे। अब दोनों पक्षों में क्या लूंगा, cos लूंगा। तो cos जब मैं दोनों पक्षों में लूंगा तो ये cos एक प्लस एक माइनस होके कट जाएगा, तो यहाँ पे बचे क्या 12/13 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा cos a बचेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब साइन के लिए भी सेम करते हैं, दूसरे सब पक्ष में साइन के लिए भी करते हैं। साइन 3/5 को मैंने लिया, ठीक है, और क्या है -1 है ना, 3/5 को लिया, और इस साइड इस बार b लिख लेते हैं। दोनों पक्षों में अगर मैं साइन लूंगा तो 3/5 बस यहाँ बचेगा और यहाँ पे साइन b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन कहाँ गया पता चल गया ना, ये माइनस में और एक साइन प्लस में था, तो प्लस माइनस वाला कट के फिर बचेगा 3/5। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो साइन मैंने लिया है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये साइन b हो जाएगा। सेम ऐसे ही कॉस के साथ भी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस a और साइन b हमें प्राप्त हो गया। मैं अब क्या करूंगा, कॉस a को कॉस b में बदलूंगा और साइन b को साइन a में बदलूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। तो इसके लिए हम कौन से नियम यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी में जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो देखो ये जो होता है हमेशा कर्ण होता है, तो ये कर्ण है मतलब ये 13, यहाँ पे कर्ण कितना है, ये 5 है। ये कॉस है ना, तो कॉस में ये आधार होता है, कर्ण और आधार, आधार बटे कर्ण, तो आधार हम हमेशा नीचे को बोलते हैं। लेकिन ये साइन है, तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आधार का मान नहीं है और यहाँ पे हमारे पास किसका मान नहीं है, लंब का मान नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लंब का मान निकालेंगे, इसमें हम आधार का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान कितना है, देखो 13 है, 13 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 12 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग हमारे पास नहीं है तो जैसा वैसा लिख लेते हैं। अब ये जो 13 का वर्ग है इस साइड हम 12 के वर्ग को भेज देते हैं, तो ये बराबर इस पर जाने के कारण ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था इसलिए इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लंब का वर्ग रुकेगा। ये जो 13 का वर्ग होता है इसको हम 169 लिखेंगे, क्योंकि 13 × 13 169 होता है, और 12 × 12 कितना होगा, 144 होता है, इस तरीके से। तो ये रहा लंब का वर्ग। आगे जब मैं इसे हल करूंगा तो यहाँ से कट के मुझे प्राप्त होगा 25 मुझे प्राप्त होगा, और ये लंब का वर्ग। 25 को मैं 5 का वर्ग लिख सकता हूँ, और ये रहा लंब का वर्ग। यहाँ पे दोनों में वर्ग है, वर्ग को घटा दो तो 5 आ गया। यहाँ पे लंब का मान कितना आया, 5 आया, तो 5 अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी मैं वैसे ही करूँगा, तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पे इस बार क्या दिया हुआ है, देखो ये कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, आधार का वर्ग नहीं दिया, ये निकालना है, लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग।
5 का वर्ग, और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आधार का वर्ग बस बचेगा। 5 पंचे कितना होता है 25, 3 तिया 9, और ये रहा आधार का वर्ग। जब मैं इसमें इन दोनों को घटाऊंगा, मतलब 25 में 9 को घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आधार का वर्ग, ये 4 का वर्ग होता है और ये आधार का वर्ग। 4 के वर्ग से वर्ग कट जाएगा और आधार के वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 घात है ना, तो बचेगा 4 और ये आधार बस बचेगा। तो आधार का मान कितना आया, 4 आया यहाँ पे, ठीक है, 4 आ गया। अब मैं cos A को आसानी से cos B में बदल सकता हूँ, तो cos B में बदल लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे cos नहीं, यहाँ पे cos नहीं, ये साइन में बदलेंगे ना, तो साइन में बदल लो। तो साइन A है ना, साइन A में बदल लेते हैं, क्योंकि ये cos A है तो साइन A में बदल रहे हैं, और ये साइन B है तो cos B में बदलेंगे, ठीक है। तो साइन में बदल रहे हैं, तो साइन में बदलेंगे, तो यहाँ पे देखो ये और ये 5/13 हो जाएगा, है ना, 5/13 आ गया। और इसको बदल रहे हैं cos B में, साइन B को cos B में, तो cos B में बदलेंगे तो आधार और ये कर्ण हो जाएगा, तो 4/5, ठीक है। इस तरीके से 4/5 हमें प्राप्त हो गया, क्लियर, ठीक है, दोनों मान प्राप्त हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, देखो cos अगर ये A है तो ये साइन क्या है, B है ना, वैसी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन वाला सूत्र लगा देंगे, साइन वाला सूत्र, साइन वाले सूत्र में बस ऐसा होता है, तो मैं यहाँ पे साइन वाला सूत्र लगा देता हूँ, साइन A प्लस B, ठीक है, साइन A प्लस B। साइन A प्लस B का जो सूत्र में होता है वो क्या होता है, तो देखो साइन A इंटू कॉस B, फिर प्लस कॉस अगर A होगा तो साइन क्या होगा, B होगा, यही सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइन A, साइन B, कॉस A, कॉस B का मान यहाँ पे रख देते हैं। पहले साइन A का मान रखो, तो 5 ये हुआ 13, और कॉस B से 4/5, फिर कॉस A का मान 12/13 होता है, और साइन B का मान 3/5 होता है। ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 65, ठीक है, 65, फिर 12 24 12 36, और ये रहा 65। तो हर दोनों का बराबर आसानी से जुड़ सकता है, तो 65 जो है इसका लघुत्तम है, समझो। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 5, 56, ठीक है, 56 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान है, साइन का, तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन A प्लस B, ठीक है। अब क्या करूँगा, दोनों पक्षों में साइन की घात -1 लूँगा, तो ये साइन की घात -1 लूँगा तो ये प्लस में है इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ A प्लस B बचेगा, लेकिन साइन की घात -1, साइन यहाँ पे नहीं है, तो ये जस के साथ इसके साथ मतलब जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 56/1 मिनट, इसे ऐसे लिखो, 56/65 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर है, मतलब हमें जो राइट हैंड साइड सिद्ध करना था, यही क्या है, राइट हैंड साइड हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी बनता है। तो 5वां प्रश्न समझो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो 6वां प्रश्न, 6वां प्रश्न जो है वो सरलतम रूप वाला है ना, सरलतम रूप वाला, देखते हैं सरलतम रूप वाला। ये देखो, सरलतम रूप में लिखिए, तो 10 की घात -1 दिया, फिर ये पूरा मान दिया है, मतलब इसके अंदर, फिर x बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता, मतलब जो x का मान है कोई भी कंडीशन में आप 0 नहीं रख सकते, ये हमें कह रहा है, ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से इस प्रश्न को बनाएंगे। तो चलो 6वां प्रश्न यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 6वां प्रश्न सरलतम रूप वाला, तो 10 की घात -1, 10 की घात 1 मिनट यार ये कट क्यों रहा है, 10 की घात -1, फिर कोष्टक लगा देते हैं, 1 प्लस x का वर्ग, फिर अंडर रूट के अंदर, फिर 1, ये रहा x, फिर इस तरीके से इसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रश्न है, और चलो पीछे वाला भी लिख लेते हैं, x का मान कोई भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल करते हैं, हल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं, माना थीटा बराबर क्या मान लेते हैं,
टेन की घात माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा दोनों पक्षों में लूंगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, मतलब टेन बस लूंगा, टेन थीटा नहीं होगा, टेन लूंगा तभी तो ये टेन थीटा बनेगा। और यहाँ पे टेन की घात माइनस एक है और टेन है, तो दोनों कट के सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स बचेगा। पता चल गया ना कैसे हो रहा है। अब आगे मैं क्या करूँगा, कॉस सेक लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि टेन का उल्टा सेक होता है, तो मैं सेक लेके अब हल करने वाला हूँ। तो सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अब सेक थीटा में या फिर ये कहें यहाँ पे मैं सेक वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, सेक वर्ग, तो 1 प्लस ये होता है टेन वर्ग थीटा, होता है कि नहीं, होता है ना। अगर मैं इसमें से वर्ग हटा दूं, ठीक है, वर्ग हटा दूं तो ये सेक थीटा बन जाएगा और एक प्लस ये हो जाएगा टेन वर्ग थीटा और अंडर रूट इसके ऊपर में लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा, बिल्कुल यही होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर एक्स है, मतलब जहां पे टेन थीटा है उसके जगह मैं क्या रखूंगा, एक्स रखूंगा ना। तो रख लेते हैं एक प्लस ये एक्स और इसका वर्ग। ठीक है, ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा हमें इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके जगह पे मान रख देता हूँ। तो ये किसका मान है, सेक का मान है ना। तो सेक थीटा मैं इस पूरे के जगह में सेक थीटा रखूँगा। तो यहाँ पे लिखो टेन की घात माइनस एक। ठीक है, इसे समीकरण एक नाम दे दो तो अच्छा रहेगा। समीकरण एक में एक प्लस एक्स के वर्ग जो अंडर रूट के अंदर है उसके जगह में क्या रखना है, सेक थीटा रखना है। तो रखते हैं यहाँ पे, तो ये सेक थीटा प्लस एक और नीचे में क्या है, सिर्फ एक्स दिया हुआ है ना। तो नीचे में क्या है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स हमने रख दिया और एक्स का मान भी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक्स जो है इसके जगह में भी रख दो, ये टेन यहाँ पे रख दो टेन थीटा। ठीक है, इसके जगह में हम क्या रखेंगे, टेन थीटा रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब हल बस करते जाएंगे, जो कटने के बाद जो हमारा मान प्राप्त होगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो इस सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, फिर प्लस एक, और इस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब सूत्र से मैं लिखते जा रहा हूँ, ये सब इसका ट्रिक ही है। साइन की घात माइनस एक, फिर देखो हर जब तक बराबर नहीं हो तब तक ही जुड़ नहीं सकता है, तो हर बराबर कर लेते हैं। तो इसका लघुत्तम आ जाएगा कॉस एकम कॉस, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। इस कॉस का इसके साथ गुणा तो ये कॉस थीटा, फिर ये साइन थीटा और ये रहा कॉस थीटा, ये दोनों कट गया। ठीक है, ये दोनों कट गया। फिर टेन की घात माइनस एक, एक प्लस कॉस थीटा और ये रहा साइन थीटा। ये जो एक प्लस कॉस थीटा और अपान साइन थीटा जो है ये भी एक सूत्र से ही बनता है ना। तो एक प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये होता है कॉट थीटा बाई दो होता है। समझ में आ गया, क्या होता है, थीटा बाई दो। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉट थीटा बाई दो रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कॉट थीटा बाई दो। तो ये टेन की घात माइनस एक कॉट थीटा बाई दो। ठीक है, तो कॉट थीटा बाई दो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये टेन की घात माइनस एक और ये कॉट है, तो कॉट और टेन दोनों तो कट नहीं सकता। कब तक की नहीं कट सकता, जब तक के इसके रूप चेंज ना हो जाए। तो ये जो अंदर में कॉट दिखाई दे रहा है इसको अब हम इसको टेन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा में चेंज करते हैं। तो टेन में चेंज करेंगे तो ये टेन थीटा मतलब टेन, और ये अगर मैं यहाँ पे आगे में पाई बाई दो रखूंगा ना तभी ये चेंज हो पाएगा। तो पाई बाई दो माइनस थीटा बाई दो, इस तरीके से लिखेंगे तभी ये किस में चेंज होगा, टेन थीटा में चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखो ये टेन की घात माइनस एक और टेन थीटा दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई बटे दो माइनस थीटा बाई दो, बस यही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब वापस क्या करेंगे, वापस अब थीटा के मान को यहाँ पे रख देंगे। तो इसे समीकरण अब दो नाम दे दो। ठीक है, समीकरण दो में थीटा के मान को रखने पर, तो पहले यहाँ पे पाई बाई दो तो दिया हुआ है, तो पाई बाई दो फिर माइनस थीटा का मान कितना है, देखो 10x, तो 10x यहाँ पे रख देंगे। 10 की घात माइनस x यहाँ पे हमने रख दिया और नीचे में क्या था, दो था। ठीक है, इस तरीके से दो को रख देंगे। यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो सरलतम रूप कीजिए कह रहे हैं, तो सरलतम रूप करेंगे तो हमें यही जो है अंत में प्राप्त होगा।
ठीक है, इस तरीके से छठवां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। समझ में आया छठवां प्रश्न? आगे देखो अब सातवां प्रश्न। और सातवां का ये पहला प्रश्न है ना, तो सातवां में 3 प्रश्न है। क्या देखिए कितने? 2 है। सातवां में 2 प्रश्न है। देखो ये सातवां का पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। पहले इसको हल करते हैं। तो सातवां का जो पहला प्रश्न है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है? 10 की माइनस घात 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, फिर माइनस 1/2 10 की घात माइनस एक्स, इसके बराबर 0। ठीक है, 0 जहाँ x बड़ा है 0 से। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे? x बड़ा है 0 से, यही कहेंगे। ठीक, अब ये जो प्रश्न है इसमें दोनों को लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करने वाला प्रश्न नहीं है, ये सिद्ध करने की बात नहीं कर रहा है, तो दोनों को लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर चलेंगे। तो हमारा हल जो है दोनों साइड से शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये। ठीक है, यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है? ये मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब 10 की घात माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा? अलग निकाल लेता हूँ। ठीक है, अलग निकाल लो। तो 10 की घात माइनस 1 में अगर मैं इसे अलग निकालता हूँ तो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, है ना। ये कहाँ से प्राप्त हुआ होगा? तो इसका भी एक सूत्र है, मैं सूत्र बता देता हूँ। 10 की घात माइनस 1a माइनस 10 की घात माइनस 1b से हमें ये प्राप्त हुआ है। इसका फॉर्म कैसा है? अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं तो इसका फॉर्म होता है 10 की घात माइनस 1a माइनस b, फिर 1ab, है ना। ये वाला जो सूत्र है, इसी सूत्र से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो हम इस पूरे को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका जो रूप होगा वो कैसे होगा? 10 की घात माइनस ये 1 है ना, फिर 10 की घात माइनस 1 और x, इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर पीछे में जो दिया है इसको हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो पीछे के उतार लो, तो माइनस 1/2 10 की घात माइनस 1 x, और इसके बराबर 0 को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और हल यहीं से शुरू कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने एक स्टेप को छोड़ के लिखा है ना। अब आगे हल करते हैं। तो देखो 10 की घात माइनस 1, फिर माइनस, देखो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो ध्यान देना दोनों माइनस में है। और 10 की घात माइनस 1x है, 10 की घात माइनस 1x, मतलब दोनों जुड़ जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा। या फिर ये कहें कि इन दोनों में उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो हमारा उभयनिष्ठ क्या होगा? ये हमारा उभयनिष्ठ होगा ना। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर प्लस 1/2 बचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, फिर इसके बराबर 0। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अंक, हमेशा इसके आगे में लिखा जाता है। मैंने पहले ये लिख दिया था, इसलिए मैं इसको काटना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पीछे में लिख दिया, है ना। जब भी आप इस तरीके के नंबर के साथ अगर लिखोगे तो पहले आगे में इसको लिखोगे, फिर पीछे में 10 की घात माइनस 1x को लिखना। ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ये जो तरीका होता है करने का, ये आगे में हमेशा होता है ना, और इससे अच्छा भी दिखता है, इसीलिए हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब मैं सुधार के लिख लेता हूँ। देखो हर बराबर नहीं है, मतलब क्या है? हर को पहले बराबर कहेंगे, तो 2 एकम 2, मतलब इसका लघुत्तम जो है वो 2 आया, फिर 2 एकम 2 1 3, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब 10 की घात माइनस 1x बराबर 0, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, 10 की घात माइनस 1, और ये जो 1 दिया है ये 45 अंश में होता है, तो आपको पता है क्या होगा? π/4 आ जाएगा। तो इसके जगह मैं π/4 लिख लूँगा, फिर 3/2 10 की घात माइनस 1 x बराबर 0। ये दोनों, ठीक है, थोड़ा सा अब ध्यान देना। ठीक है, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले हम इसको हटाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं।
तो यहाँ पे ये माइनस लगा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि माइनस वाले को उस साइड ले जाओ। तो यहाँ पे π/4 जो है यहीं पे रहने दो, ये माइनस वाले को उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3/4 10 की घात -1x होगा। ठीक है, ये जीरो के साइड में आ गया, ये पूरा मान जीरो के साइड में आ गया। तो जीरो के साइड में आया मतलब राइट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में आने की वजह से ये क्या हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो 3/4 है, 3/4 को ये 10 की घात -1x से हम दूसरे साइड में ले आते हैं। ठीक है, इसके साथ गुणा में तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये तिर्या गुणा के रूप में ये इसको ऊपर वाला गुणा करेगा, ये नीचे वाला इसके साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 नहीं है यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है, 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 और ये 4 × 3 हो जाएगा। फिर 10 की घात -1x बस यहाँ पे बचेगा। 2 एकम 2 दूनी कट गया, तो यहाँ पे π/6 हमें प्राप्त हो रहा है और 10 की घात -x। अब दोनों पक्षों में क्या लेंगे, 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 लेंगे तो 10 π/6 और यहाँ पे 10 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x बसाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस होके कट जाएगा। तो 10 π/6, π/6 का मान कितना होता है, 10 π/6 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 180 अंश बटे 6 कर दो तो कितना होगा, 6 × 18 6 शून्य मतलब 30 अंश। तो 10 के 30 अंश में मान कितना होता है, करनी 1/3। तो यहाँ पे लिखो करनी मतलब 1/3 होगा, है ना। करनी 1/3 मत लिखना, करनी मैं जो बोल रहा था वो गलत था, है ना। ये होता है 1/3 होता है। तो 1/3 यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये प्रश्न भी बन गया, समझ में आया। ठीक है, आगे देखो 7वां का दूसरा प्रश्न क्या है, चलो लिख लेते हैं। 10 की घात -1 x + 2 फिर प्लस है 10 की घात -1 x - 2 इसके बराबर 10 की घात -1 8/89 है ना, 79 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ भी क्या कर रहे हैं, यहीं से हल हो रहा है। ठीक है, हल यहीं से शुरू है और दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसका भी एक सूत्र होता है, पता होगा सूत्र क्या है, 10 की घात -1a + 10 की घात -1b। अगर इस तरीके का दिखाई दे, ये a है ये b है, समझो इस तरीके दिखाई दे तो इसका मतलब ये हो गया 10 की घात a + b 1 - ab। ठीक है, यही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बदल लेंगे। तो 10 की घात -1 x + 2 फिर प्लस x - 2 इस तरीके से हमने बदल लिया। फिर 1 - x + 2 और x - 2, है ना। ए बी के जगह में अगर ये कहें ए बी के जगह में मान रखें तो कहना गलत भी नहीं होगा। फिर 10 की घात -1 8/79। 10 की घात -1 यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस होने का कारण कट गया, यहाँ पे 2x आ जाएगा और ये 1 फिर माइनस ये x का वर्ग कोष्ठक के अंदर लिखो, x का वर्ग फिर -4 ये रहा। फिर 10 की घात -1 8/79। ठीक, यहाँ पे ये और ये दोनों देखो, दोनों माइनस माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड दिया हुआ है तो यहाँ पे बचेगा 2x फिर 1 फिर ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये 8/79। आगे इसको हल करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो मतलब 2 × 7 9 × x ये गुणा होगा तो ये 8 गुणा करेगा तो 8 फिर 1 - x²। यहाँ पे इसको पहले जोड़ लो, 4 1 5 तो ये 5 हो जाएगा इस तरीके से 5। आगे हल करते हैं तो ये 9 दूनी 18 का 8 7 दूनी 14 15 158 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 पंचे 40 है ना, 40 फिर माइनस और ये हो जाएगा 8 x का वर्ग। ठीक है, ये पूरा मान उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाता हूँ तो यहाँ पे बचे क्या, 0 बचेगा।
ठीक है, पूरा मान उठा के लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0 बच जाएगा, 1 नहीं बचेगा, पूरा मान लेकर आ रहे हैं तो 0 बच जाएगा। तो जमा के भी लिख लेते हैं, 8x² माइनस 158x, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में नहीं रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। देखो जो माइनस है इस साइड आके प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये 40 प्लस में था तो माइनस हो गया, यहाँ पे बचा क्या, 0। अब यहाँ पे देखो 2 जो है इन सभी को भाग कर सकते हैं, 2 को उभयनिष्ठ निकाल लो, तो यहाँ पे 4x², फिर 2 सत्ते 2 निया, फिर x, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, इस तरीके से इसके बराबर 0। ये जो 2 है ये इस साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये गुणा के रूप में है, मतलब इस साइड आके क्या करेगा, 0 को भाग करेगा तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास अब बचा क्या, हमारे पास सिर्फ बचा है 4x² प्लस 7 9x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब गुणनखंड कर देते हैं, तो 4x², इसको तोड़ते हैं तो देखो ये और ये पहले गुणा होगा, तो 20 चौक कितना होगा, 80। तो हमें इनको तोड़कर, मतलब इनको जब भी हम तोड़ेंगे तो जो तोड़ेंगे अगर हम उन दोनों का गुणा करें तो हमें 80 गुणा करने में आना चाहिए और जोड़ने घटाने में 79 आना चाहिए। ठीक है, तो 79 आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 80x माइनस x में तोड़ देता हूँ। तो देखो घटाने पर 79 आ रहा है और 80 गुणित 1 करने पर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है ना, तो आ रहा है, मतलब हमने तोड़ा है वो एकदम सही तोड़ा है। जोड़ा बना दो, तो इस जोड़े से देखो जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े से 4 बाहर निकल जाएगा और x भी बाहर निकल जाएगा ना, जोड़ा बनाया क्योंकि उभयनिष्ठ के रूप में निकाल रहे हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और प्लस यहाँ पे 20 बचेगा। यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल देते, -1 बाहर निकला और x प्लस 20 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस बाहर निकला, दोनों प्लस हो जाएगा, कोष्ठक के अंदर दोनों प्लस में लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों सेम है, फिर से उभयनिष्ठ के रूप में इसी को निकालो, x प्लस 20 उभयनिष्ठ के रूप में आ गया और जो बचा है उसको दूसरे कोष्ठक में, 4x माइनस 1 को दूसरे कोष्ठक में, इस तरीके से। अब 2 खंड कर लेते हैं, एक खंड में x प्लस 20 बराबर 0 लेंगे और दूसरे खंड में 4x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे जो x का मान आ रहा है यहाँ पे 20 माइनस 20 आ रहा है और इसमें 4x और ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो मतलब x बराबर 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पे x के 2 मान हमें प्राप्त हो रहा है, एक तो -20 में प्राप्त हो रहा है और एक प्लस में प्राप्त हो रहा है 1/4। तो माइनस वाले संख्या को हम क्या करेंगे, अमान्य घोषित कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारे लिए अमान्य, क्यों, क्योंकि ये माइनस में प्राप्त हो रहा है। तो अब प्लस में बचा क्या, x बराबर 1/4 बचा है, तो x बराबर 1/4 जो है वो ही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से 7वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब 3 प्रश्न और बचे, 8वां 9वां 10वां नहीं 4 प्रश्न और 11वां। ये जो 4 प्रश्न बचे हुए हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में पूरा बताते हुए बन जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं बताते हुए बनेगा तो मैं आपको 2 वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं इन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में बता दूं।